सारे बहनों भाइयों को थोड़ी शर्म आ रही है भारत माता की जय करने में। शर्माना नहीं है, पूरे दिल से एक साथ मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके पूरे दिल से बोलेंगे भारत माता की इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे। बहनों भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया। इतने खराब मौसम में आप इतनी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं, समय निकाल के आए हमारी बात सुनने के लिए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, दिल्ली में पिछले 1 साल से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन का मतलब जो पार्टी केंद्र सरकार चला रही है वही पार्टी दिल्ली भी चला रही है। पिछले 6 महीने से एक तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार चला रही है, क्योंकि केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 6 महीने पहले हमारे देश की जनता ने कांग्रेस से तंग आके भाजपा को भारी बहुमत से जिताया था, खूब सीटें दी थी, खूब वोट दिए थे। क्यों? क्योंकि हम लोग सारे कांग्रेस से तंग आ चुके थे। कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया था, इतनी महंगाई कर दी थी, इतने स्कैम करे थे कि जनता बदलाव चाहती थी। लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके जितने वादे किए थे, हर एक वादे के ऊपर पलटी मारती जा रही है, यू टर्न मारती जा रही है, यू टर्न करती जा रही है। कई लोग तो कहने लगे हैं कि ये यू टर्न सरकार है। जैसे चुनाव के पहले इन्होंने कहा महंगाई दूर करेंगे, चुनाव के पहले इन्होंने नारा दिया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सबने सोचा जी चुनाव के बाद महंगाई कम होएगी। जैसे ही चुनाव जीते, सबसे पहले 20-25 दिन के अंदर इन्होंने चीनी के दाम बढ़ाए, फिर इन्होंने रेल के किराए बढ़ाए, फिर सब्जियों के दाम बढ़े, फलों के दाम बढ़े, दूध के दाम बढ़े और उसके बाद बिजली के दाम बढ़ाए। चुनाव के पहले याद करो, पूरी दिल्ली के अंदर होर्डिंग लगे हुए थे कि चुनाव जीत गए तो 30% बिजली के दाम कम करेंगे। याद आया आप लोगों को? कहा था कि नहीं? 30% बिजली के दाम कम करेंगे। पिछले 6 महीने में 30% बिजली के दाम कम करना तो दूर, इन्होंने 2 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए, 15% बिजली के दाम इन्होंने बढ़ा दिए। और एक और चीज की जो शायद आप लोगों को पता ही नहीं है, इन्होंने कैंसर, ब्लड प्रेशर और शुगर, इन 3 बीमारियों से संबंधित 108 दवाइयों के दाम 10-10 गुने बढ़ा दिए। क्लिम्पैक्स करके एक दवाई है कैंसर की, 8,000 रुपए की आया करती थी जी। अभी 1.5 महीने पहले इन्होंने उसके दाम 1,08,000 कर दिए। ब्लड प्रेशर की एक दवाई है, 142 रुपए की आया करती थी, उस दवाई के दाम 1,600 रुपए कर दिए। तो मन में प्रश्न उठता है, क्यों कर दिए? अमेरिका जाने के 24 घंटे पहले नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे, आप सब लोगों को पता है। अमेरिका जाने के 24 घंटे पहले इन दवाइयों के दाम 10-10 गुने किए गए थे। 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सर 1 मिनट में थोड़ा सा बोल लेता हूं। अमेरिका जाने के 24 घंटे पहले किया गया था। थोड़ी सी तहकीकात करने पे पता चला इन 108 दवाइयों में कई सारी दवाइयां अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनाती हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, ताकि जब मोदी जी वहां जाएं तो उनका अमेरिका के अंदर वो कंपनियां भव्य स्वागत करें, इसलिए उन दवाइयों के दाम 10-10 गुना बढ़ाए गए थे दोस्तों। तो इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम करने का एक भी कदम नहीं उठाया, महंगाई बढ़ाते गए, हर चीज के दाम बढ़ाते गए। फिर चुनाव के पहले इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार दूर करेंगे, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। जनता ने सोचा शायद भ्रष्टाचार ही दूर हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 6 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी कम हुई क्या?
पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद करे, ये नगर निगम वालों ने पैसे लेने बंद करे, ये ट्रांसपोर्ट वालों ने पैसे लेने बंद करे, सरकारी दफ्तरों में पैसे। रिश्वतखोरी के तो रेट बढ़ गए जी पिछले 6 महीने के अंदर। रिश्वतखोरी भी इन्होंने कम नहीं करी। यहाँ पे कई सारे व्यापारी भी खड़े हैं, वैट डिपार्टमेंट वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए हो जी, वैट डिपार्टमेंट ने रेड मारनी बंद कर दी हो, वो भी बढ़ गई जी। तो भ्रष्टाचार भी कम नहीं करा। फिर इन्होंने कहा था काला धन वापस लेके आएंगे। मैंने गूगल के ऊपर और वैसे भी पहले इनकी स्पीच सुनी थी, उसमें इन्होंने कहा था 70 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंकों में जमा है, 100 दिन के अंदर 70 लाख करोड़ रुपए भारत लाएंगे और हर परिवार को उसमें से 15-15 लाख रुपए देंगे। कहा था कि नहीं कहा था इन्होंने? 15-15 लाख रुपए देंगे। दोस्तों ये होने वाली बात नहीं थी। मैं भी इनकम टैक्स में कमिश्नर रह चुका हूं, मुझे पता है 100 दिन में 70 लाख करोड़ रुपए वापस आ ही नहीं सकते जी, होने वाली बात ही नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा क्यों था? इनके पास तो इतने बड़े बड़े वकील हैं, अरुण जेटली जैसे। क्यों कहा था? इन्होंने झूठ बोला था। इनको पता था कि 70 लाख करोड़ रुपए नहीं आ सकते। जनता को बेवकूफ बनाया था इन्होंने। शुरू में ही वोट लेने के लिए उन्होंने झूठ बोला था। अब इन्होंने जन धन योजना शुरू करी है, कह रहे हैं कि हर आदमी जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवाए। जनता बेचारी भोली वाली है, जाके बैंक अकाउंट खुलवा रही है। जनता को लग रहा है शायद इसी अकाउंट में आएंगे वो 15 लाख रुपए। रोज आदमी जा जाके पूछ लेता है बैंक मैनेजर से पैसे आए, वो कहता है ना जी नहीं आए, चवन्नी नहीं आई जी अभी तक तो, एक पैसा नहीं आया। झूठ बोला इन्होंने, धोखा दिया इन्होंने। आने वाले नहीं थे जी, आ ही नहीं सकते वो पैसे। फिर एक लिस्ट है भाई साहब अपने देश के सबसे अमीर लोगों की, 624 लोगों की लिस्ट है जिन लोगों का स्विस बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 बार बोला कि ये जनता को लिस्ट बताओ, इस लिस्ट में कौन कौन है। उस लिस्ट के अंदर हमारे देश के सबसे बड़े बड़े लोग हैं, कांग्रेसियों ने नहीं बताए। कांग्रेस की सरकार ने लिस्ट नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? उसमें कांग्रेसियों के भी नाम थे। उस टाइम बीजेपी शोर किया करती थी कि लिस्ट बताओ, हमारी सरकार बन गई तो हम लिस्ट बताएंगे, हमारी सरकार बन गई तो हम लिस्ट बताएंगे। अब तो बीजेपी की सरकार बन गई, बीजेपी वाले भी लिस्ट नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? जब बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने लिस्ट देखी तो पता चला इसमें तो अपने वालों के भी नाम है, बीजेपी वालों के भी नाम है जी, कांग्रेस वालों के नाम है। दोनों पार्टियों में फर्क थोड़ी है कोई। वो भी लिस्ट नहीं बता रहे, उसमें भी उन्होंने धोखा दिया। पिछले 6 महीने के अंदर एक चीज बता दो जो इन्होंने जनता के लिए करी है, एक चीज बता दो। कई लोग मेरे को कहते हैं अरविंद जी अभी 6 महीने हुए हैं, अभी और समय मिलना चाहिए। मैं मानता हूं 6 महीने का समय बहुत कम होता है, लंबा समय चाहिए होता है अगर हमें देश के अंदर बड़ा बदलाव लाना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 49 दिन की सरकार में अगर हम लोगों ने इतने सारे काम कर दिए थे तो 6 महीने में एक काम तो अच्छा हो सकता था। कम से कम एक काम बता दो जो महंगाई कम कर देते, थोड़ी सी भ्रष्टाचार कम कर देते, थोड़ा सा एक चीज के दाम घटा देते, थोड़े से कुछ तो कर देते। अगर 49 दिन के अंदर हमने कहा था बिजली के दाम आधे करेंगे, 48 घंटे के अंदर हमने बिजली के दाम आधे कर दिए थे। अगर 48 घंटे के अंदर बिजली के दाम हम आधे कर सकते हैं तो 6 महीने के अंदर ये लोग बिजली के दाम कम नहीं कर सकते क्या? और हो सकते हैं बिजली के दाम आधे। 49 दिन हमने भी सरकार चलाई थी, हमने जो कहा सो करके दिखाया था हम लोगों ने। चुनाव के पहले हमने भी कई वादे किए थे, पिछले दिल्ली चुनाव के पहले हमने भी कई बातें कही थी। पिछले दिल्ली चुनाव के पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो बिजली के दाम आधे कर देंगे। कई मीडिया वालों ने मेरा मजाक उड़ाया था, बोलते थे बिजली के दाम आधे हो ही नहीं सकते, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। भाई साहब चुनाव जीतने के, मुख्यमंत्री बनने के 48 घंटे के अंदर बिजली के दाम हमने दिल्ली के अंदर आधे करके दिखा दिए थे। मेरे को याद है, मेरे को 102 डिग्री बुखार था उस दिन, फिर भी गया था मैं दफ्तर साइन करने के लिए फाइल पे, क्योंकि 5 दिन बाद कॉन्फिडेंस मोशन था। मेरे को ये यकीन नहीं था ये कांग्रेसी साथ देंगे, तो मेरे को लगा 5 दिन का टाइम है, जितने काम कर सकते हैं कर जाओ इन 5 दिनों के अंदर, कम से कम बिजली के दाम तो कहा दे कर जाओ जनता के।
तो मैं फाइल साइन कर 102 डिग्री बुखार में गया था, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था, वादा पूरा करना था मेरे को। 250 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी मैंने, बिजली के दाम आधे करने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च करे थे मैंने। ये अंग्रेजी मीडिया वालों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था, केजरीवाल तो पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल तो पैसे लुटा रहा है। अरे पैसे लेके मैं घर थोड़ी गया था, पैसे जनता पे ही तो लुटा रहा था, जनता के लिए तो पैसे खर्च कर रहा था मैं, अपने लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया था। अगर 250 करोड़ रुपए खर्च करने से मेरी सारी दिल्ली की जनता खुश होती हो, अगर 250 करोड़ रुपए खर्च करने से सारी दिल्ली की जनता के बिजली के दाम आधे हो जाते हो, एक मुख्यमंत्री को और क्या चाहिए भाई साहब। अभी गुजरात की मुख्यमंत्री बनी है आनंदीबेन पटेल, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही अपने लिए 100 करोड़ रुपए का एक हेलीकॉप्टर खरीद लिया। मैं भी खरीद लेता जी हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर किसको अच्छा नहीं लगता, मैं भी अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीद लेता, रोज सवेरे अपने घर की छत से उड़ता, सचिवालय के छत पे उतरता। तो ये अंग्रेजी मीडिया वाले कहते हैं वेरी प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग चीफ मिनिस्टर, वेरी गुड चीफ मिनिस्टर। मैंने तय किया एक पैसा खर्च नहीं करूंगा अपने ऊपर। सरकार से हेलीकॉप्टर लेना तो दूर, एक पैसे का पेट्रोल का पैसा भी नहीं लिया मैंने सरकार से। जब मुख्यमंत्री बना, इन्होंने बहुत बड़ी गाड़ी भेजी थी सरकार ने मेरे पास, लाल बत्ती लगी हुई थी उस पर, मैंने गाड़ी वापस कर दी। अपनी टूटी फूटी वैगनआर में घुमा करता था, घर से निकलता था, लाल बत्ती पे रुका करती थी मेरी गाड़ी। मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं ले रखी थी, इसीलिए लाल बत्ती थी, नहीं तो लाल बत्ती थोड़ी होती है जी मुख्यमंत्री के लिए, उसकी तो हरी हरी होती है सारी, फर्राटे से चलता है उसका काफिला। तो मैं लाल बत्ती पे रुकता था, जनता घेर लेती थी, मैं गाड़ी का शीशा नीचे करता, जनता से हाथ मिलाता, जनता कहती जी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। सड़क के ऊपर खड़े होकर उसके यूं करके हाथ देके उसकी गाड़ी रोक लो और उससे हाथ मिला लो। तो मैंने एक पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं किया। फिर हमने कहा था हम हर परिवार को हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिलाएंगे। 5 दिन के अंदर हमने अपना वादा पूरा करके दिखाया था, जो कहा सो करके दिखाया था। हमने कहा था महंगाई दूर करेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में सीएनजी के रेट 50 रुपए किलो थी जी सीएनजी, एक महीने के अंदर हमने 35 रुपए किलो कर दी थी, 35 रुपए किलो एक महीने के अंदर। हमारे टाइम में आलू 10 रुपए किलो बिका करता था, आजकल क्या रेट हो रहे हैं? 30 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए, यही रेट है जी आलू। तो महंगाई भी कम करके दिखाई थी हम लोगों ने। और यहां पे बहुत सारे व्यापारी बैठे हैं, व्यापारियों की जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। हर महीने सरकार 200 व्यापारियों के ऊपर रेड मारती है, वैट की रेड मारती है, वैट डिपार्टमेंट रेड मारता है 200 व्यापारियों के ऊपर। इसके अलावा रेड तो अलग है, कभी भी कोई भी इंस्पेक्टर आके आपके यहां जांच करने के लिए पहुंच जाता है। जांच तो क्या करता है, वो पैसे लेने आते हैं बेसिकली। गलत तो नहीं कह रहा जी, हाँ व्यापारी बैठे हैं बता देना। रेड में भी क्या होता है, वो आके कहेंगे जी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, 13 लाख रुपए मेरे को दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने वैट कमिश्नर को बुलाया, मैंने कहा दिल्ली में अब एक भी रेड नहीं होगी वैट की। वो बोले जी ऐसे तो ये सारे व्यापारी चोर है, ये टैक्स नहीं देंगे। मैंने कहा इनके ऊपर यकीन करना सीखो, हमारे व्यापारियों के साथ मिलकर हम टैक्स इकट्ठा करेंगे, एक भी रेड नहीं होगी। 49 दिन के अंदर हमने एक भी रेड नहीं मारी। मेरे से पहले हर महीने 200 रेड हुआ करती थी, एवरेज है ये, और मेरे बाद आज भी 200 रेड हो रही हैं। 49 दिन में हमने एक भी रेड नहीं मारी भाई साहब। तो टैक्स का कलेक्शन तो दिल्ली में कम होना चाहिए था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस क्वार्टर में हमारी सरकार थी 3 महीने में, उस 3 महीने में हम लोगों ने 5,500 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा किया था। और मेरे से पहले वाले क्वार्टर में और मेरे से बाद वाले क्वार्टर में 3,500 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ था। हमने 3 महीने के अंदर 2,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा टैक्स इकट्ठा किया था। कैसे?
अपने व्यापारियों के ऊपर विश्वास करके। उनकी जिंदगी थोड़ी सी सुख शांति की कर दी थी, वैट की रेड भी बंद कर दी थी, इंस्पेक्टर भेजने भी बंद कर दिए थे, व्यापारियों ने ज्यादा टैक्स देना शुरू कर दिया। दोस्तों, सबसे बड़ा काम हमने करके दिखाया था, दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर दी थी। भाई साहब, यहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, बताना दिल्ली के अंदर पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, गलत तो नहीं कह रहा? दिल्ली में पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, छोटी बात नहीं है जी। आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ, ऐसा हुआ है क्या? बीजेपी वालों ने कभी करे हो, कांग्रेस वालों ने कभी करे हो? हमने 49 दिन में करके दिखा दिए जो 65 साल में नहीं कर पाए ये लोग। मेरे को एक चाय वाला मिला, बोला जी मैं 8 रुपए की चाय बेचता था, आपके टाइम में मैंने 6 रुपए कर दी। मैंने कहा कैसे? बोला हर महीने 2500 रुपए पुलिस वाले ले जाया करते थे, उन्होंने पैसे ले जाने बंद कर दिए, मैंने अपने चाय के दाम गिरा दिए। एक ट्रांसपोर्टर मिला बहुत बड़ा, बहुत ट्रक चलते हैं उसके, बोला जी हर रेड लाइट के ऊपर हमारे पैसे बंधे हैं। बंधे होते हैं इनके पैसे, हफ्ता बंधा होता है। ठीक है, बोला रोज मैं कम से कम 1 लाख रुपए की रिश्वत देता हूं, आपके टाइम में 1 पैसे की रिश्वत नहीं देनी पड़ी, मेरे 49 लाख रुपए बच गए। कई लोग मेरे को बताते हैं इस तरह की कहानियां, ढेरों लोगों से सुनता हूं मैं। लेकिन एक और चीज कहना चाहता हूं, सारे पुलिस वाले गलत नहीं होते। कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो अपनी जान की बाजी लगा के आप लोगों की रक्षा करते हैं। हमारे टाइम में एक पुलिस वाला था, शराब माफिया से लड़ता लड़ता शहीद हो गया। क्या जरूरत थी जी उसको शराब माफिया से लड़ने की? पैसे ले लेता, उनसे घर बैठ जाता। क्यों लड़ रहा था वो शराब माफिया से? आप लोगों के लिए लड़ रहा था। उसी दिन मैंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और हम लोगों ने तय किया कि दिल्ली के अंदर अगर कोई सिपाही शहीद हुआ तो उसके परिवार को सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाया हमने। अभी 3 महीने पहले एक और पुलिस वाला शहीद हुआ था दिल्ली में, मानाराम। अब तो हमारी सरकार भी नहीं थी, मैंने अखबार में पढ़ा कि एलजी साहब उसके परिवार को 10 लाख रुपए दे रहे हैं। मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी कि 10 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा एलजी साहब, फाइल निकलवाओ। हमारी सरकार ने निर्णय लिया था कि 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। 3 दिन के अंदर हमने उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिलवाए। दोस्तों, अभी भी आज मैंने अखबार में पढ़ा, कल 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। बैरियर के ऊपर एक गाड़ी उनको रौंदती हुई चली गई। अभी 1 घंटा पहले मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी है कि इन दोनों पुलिस वालों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। इन्होंने देश के लिए जान दी है, इन्होंने हम लोगों के लिए जान दी है। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले सड़क पे मेरी गाड़ी जा रही थी, पुलिस वाले ने रोक ली, एक पुलिस वाले ने। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने सोचा बेल्ट नहीं पहन रखी, चालान करेगा। जैसे मैंने शीशा नीचे किया, उस पुलिस वाले की आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। वो पुलिस वाला बोला, भाई साहब आपने हमको 1 करोड़ रुपए नहीं दिलवाया, आपने हमको सम्मान दिलवाया है। आज तक दिल्ली के अंदर हमको केवल गालियां मिलती थी, पहली बार कोई शख्स है जिसने हम लोगों को सम्मान दिया है। आपके पहले अगर कोई पुलिस वाला शहीद होता था, उसके परिवार को सरकार एक सिलाई मशीन दिया करती थी, उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन देती थी। आपने 1 करोड़ नहीं दिए हमको, आपने हमारी जान की कीमत 1 करोड़ लगाई है। पहले हमारी जान की कीमत एक सिलाई मशीन हुआ करती थी। तो हम लोगों ने तय किया कि ईमानदार लोगों को सम्मान देंगे, ईमानदार लोगों को तरक्की देंगे और बेईमानों को जेल भेजेंगे। 49 दिनों में याद करो, एमसीडी वालों ने भी पैसे लेने बंद कर दिए थे भाई साहब, नगर निगम वालों ने भी। नहीं तो एक छज्जा बाहर करो, ये एमसीडी वाले पैसे लेने पहुंच जाते हैं। एक लेंटर लगाओ, एक लेंटर के 1.5 2 लाख रुपए लगते हैं जी, गलत तो नहीं कह रहा? 1.5 2 लाख रुपए लेते हैं एक लेंटर के। एमसीडी वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बाद दलाल बैठा करते थे, दलाल भाग गए थे और ड्राइविंग लाइसेंस बिना पैसे के बनने लग गए थे। सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयां चोरी होती हैं। उन 49 दिनों में सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयां मिलने लग गई थी। दोस्तों, खूब काम किया हम लोगों ने, काफी काम किया। उसके बाद मैंने इस्तीफा दे दिया और आप सारे जने नाराज हो गए, आप सारे जने गुस्सा हो गए।
लेकिन आज ये समझ के जाना पड़ेगा कि मुझे इस्तीफा क्यों देना पड़ा। आप लोगों ने पिछली बार 28 सीट दी भाई साहब, पूर्ण बहुमत नहीं दिया। अगर आपने 36 सीट दी होती, पूरा बहुमत दिया होता, सवाल ही नहीं उठता था कि हम इस्तीफा देते थे। आज भी हमारी सरकार होती, हम किसी हालत में हम इस्तीफा नहीं देते। तो पिछली बार आप लोगों ने सपोर्ट तो किया, वोट तो दिया, लेकिन थोड़ी सी कमी छोड़ दी। 28 सीट दी, दिल्ली सरकार चलाने के लिए 36 सीट चाहिए। कांग्रेसियों ने कहा हम आपको समर्थन देंगे। हमने जनता से पूछा, जनता बोली जी ले लो इनका समर्थन जब तक देते हैं। हमने समर्थन ले लिया। हमें क्या पता था ये अपने सगों के लिए हुए, हमारे क्या होंगे। 49 दिन मैं जानता हूं, 49 दिन मैंने कैसे काटे। हर काम में टांग अड़ाते थे ये कांग्रेसी, हर काम में टांग अड़ाते थे। मेरा दिल जानता है कैसे काटे 49 दिन। जब काम करना नामुमकिन हो गया तब मैंने इस्तीफा दिया। मैंने ये सोच के इस्तीफा दिया था कि जनता हमारे काम से बहुत खुश है। आज मैं इस्तीफा दे रहा हूं, लोकसभा चुनाव के साथ दिल्ली के चुनाव हो जाएंगे और इस बार जनता हमको 50 सीट देगी तो 5 साल बिना कांग्रेस के समर्थन के हम सरकार चला के दिखाएंगे। यहां हमसे भूल हो गई। हमें यह नहीं पता था कि ये सरकार ये चुनाव ही नहीं कराएंगे, राष्ट्रपति शासन लगा के छोड़ देंगे। इन्होंने चुनाव नहीं कराए, 10 महीने से इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा के छोड़ दिया। और जैसे सरकार बनाने के पहले हमने जनता से पूछा था, सरकार छोड़ते वक्त भी हमें जनता से पूछना चाहिए था। तो दोस्तों, नए नए आए हैं राजनीति में, हम लोग भी सीख रहे हैं। भारतीय राजनीति का पहला सबक तो सीखा है जी। भारतीय राजनीति में कुछ भी हो जाए, इस्तीफा मत दो, नहीं तो जनता नाराज हो जाती है। कुर्सी से चिपके बैठे रहो। अब समझ में आने लगा ये नेता कुर्सी से क्यों चिपक के बैठे रहते हैं। तो इस बार इस्तीफा नहीं देना किसी भी हालत में। 5 साल तक कुर्सी से चिपक के बैठना है, किसी भी हालत में इस बार इस्तीफा नहीं देना। और एक और बात है जी, बुरा मत मानना, पिछली बार आपने 28 सीट दी थी, 28 सीटों में तो भाई साहब 49 दिन ही मिलेंगे। इस बार 50 सीट देना तो 5 साल काम करके दिखाएंगे। अब दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं। 3 पार्टियां हैं जी दिल्ली में, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को तो देखो जी, वोट देने से कोई फायदा नहीं है, वोट बेकार करोगे, वोट कुएं में डालने के बराबर है। ये टीवी चैनल वाले उलट पुलट सर्वे दिखाएंगे। कल वो एक चैनल है उसने दिखाया 24% वोट आ रहे हैं कांग्रेसियों के। कांग्रेसी कहते हैं हमको ही यकीन नहीं हो रहा 24% आ रहे हैं, ये पता नहीं टीवी चैनल वाले कहां पाकिस्तान में सर्वे करके आए हैं क्या। उनको कांग्रेसी नहीं मान रहे हमारे 24% आ रहे हैं। तो ये बेवकूफ बनाएंगे भाई साहब, ये हम लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे टीवी चैनल वाले, इनकी बात मानना। कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। 1 या 2 सीट मुश्किल से आएंगी कांग्रेस की, बाकी कोई सीट नहीं आने वाली। इस बार टक्कर सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है जी। इन दोनों पार्टियों में से आपको चुनना है। अब मैं ये जानना चाहता हूं यहाँ कितने लोग हैं जो बिजली के बिलों से दुखी हैं, जिस के बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। सारे दुखी नहीं है, यहाँ थोड़े अमीर आदमी भी हैं लग रहा है, कुछ लोगों के हाथ नहीं खड़े हुए हैं। दोस्तों, पिछली बार चुनाव के पहले बीजेपी वाले कह रहे थे कि अगर आ गए तो 30% बिजली के दाम कम करेंगे। करे नहीं, उन्होंने झूठ बोल रहे थे। इस बार तो उन्होंने कहना ही बंद कर दिया, इस बार तो कह ही नहीं रहे कि 30% कम करेंगे। तो अगर आपको बिजली के बिल कम कराने हैं तो कौन सी पार्टी कर सकती है, बीजेपी की आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। तो अगर बिजली के दाम कम कराने हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट देना। केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं, अपने बिल कम कराने के लिए। अगर पानी मुफ्त कराना है तो कौन सी पार्टी कर सकती है? आम आदमी पार्टी। महंगाई कम करनी है तो कौन सी पार्टी कर सकती है? आम आदमी पार्टी। अगर रिश्वतखोरी बंद करवानी है तो कौन सी पार्टी कर सकती है? आम आदमी पार्टी। तो अगर दोबारा चुन के हमारी सरकार जब भी बनेगी, हम दोबारा से दिल्ली के अंदर बिजली के बिल आधे करेंगे, फिर से 20-20 हजार लीटर पानी हर परिवार को हर महीने मुफ्त करेंगे, दिल्ली में महंगाई कम करेंगे, रिश्वतखोरी बंद करेंगे, वो सारे काम करेंगे जी जो पिछली बार करे थे। लेकिन 2 बातों
बड़ी जरूरी है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक है महिलाओं की सुरक्षा। जब भी हम अखबार में पढ़ते हैं कि किसी महिला के साथ कुकर्म हुआ, गलत काम हुआ, बहुत गुस्सा आता है। क्या हम सारे दिल्ली वाले मिलकर अपनी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? फिर क्यों नहीं हो रहा? इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने तय किया है, एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और इसके लिए मैंने कई बड़े बड़े लोगों को साथ मिलाया है, और मैं आज आपके सामने वो बताना चाहता हूं। आप लोग बताना वो ठीक है कि गलत है। मैं बता देता हूं पहले पहली बात, पूरी दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पे, हर सड़क, हर गली, हर चौराहे, हर चप्पे चप्पे के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ होती है, कोई भी अपराध होता है, तो सीसीटीवी कैमरा के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो कोई भी गलत काम करेगा तो उसको डर लगेगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। हमने एस्टीमेट बनाया है लगभग 10 से 15 लाख कैमरे लगाने पड़ेंगे, जो कि बड़ी बात नहीं है, लगाए जा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई लड़की किसी बस में चढ़ जाए और बस में भीड़ भाड़ हो, तो उस लड़की के साथ जो छेड़खानी करते हैं वो बहुत गड़बड़ होती है। हमने तय किया है हर बस के अंदर एक सिक्योरिटी मार्शल देंगे। अगर कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है और वो लड़की जोर से चिल्लाती है मार्शल मार्शल, वो मार्शल वहीं बैठा होगा, उठ के आएगा, उन लड़कों को पकड़ेगा और जाके पुलिस थाने के अंदर उनको जमा करा देगा। दोस्तों, किसी की हिम्मत नहीं होगी जो लड़की को हाथ लगा दे। तीसरी बात, खुदा ना खास्ता मान लो कोई लड़की कहीं फंस जाती है, कहीं गलत जगह फंस जाती है, तो हर मोबाइल फोन के अंदर एक सुरक्षा बटन दिया जाएगा। पूरी दिल्ली को हम वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं, फ्री वाईफाई कर रहे हैं। पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई करेंगे तो जो सुरक्षा बटन दिया जाएगा, जैसे ही वो लड़की उस जेब में हाथ डाल के सुरक्षा बटन दबाएगी, वो वाईफाई के जरिए और सैटेलाइट के जरिए पुलिस थाने को पता चल जाएगा उस लड़की की एग्जैक्ट लोकेशन कहां है, और 5 मिनट के अंदर पुलिस वहां पहुंच के उस लड़की को बचा सकती है। दूसरी चीज, तो ये ठीक है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, मुझे लगता है इससे अगर आपके पास और कोई सुझाव हो तो आप हमें भेजिएगा। जब हम ये सारे बना रहे थे तो कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे इसमें तो बहुत खर्चा आएगा। मैंने कहा कितना खर्चा आएगा? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़? क्या महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए 3000 करोड़ रुपए ज्यादा हैं? बिल्कुल ज्यादा नहीं है। हमारी महिलाओं की सुरक्षा, उनकी इज्जत अनमोल है, हमारी माँ बहनों की इज्जत अनमोल है। उनकी सुरक्षा के लिए जितना भी पैसा खर्चा करना पड़ेगा उतना पैसा खर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। दोस्तों, मुझे दुख होता है, केंद्र सरकार ने अभी बजट बनाया है जी, केंद्र सरकार ने पूरे देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, केवल दिल्ली नहीं, पूरे देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए 100 करोड़ रुपए रखे हैं, और उसी बजट में वीआईपी को सिक्योरिटी देने के लिए 600 करोड़ रुपए रखे हैं। तो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार का बजट है। दूसरी चीज, शिक्षा। मुझे लगता है अगर हमने अपने बच्चों को शिक्षा ठीक दे दी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो हमारे सारे बच्चे जो हैं इस देश का खूब विकास कर लेंगे मिलकर। आज 2 तरह के स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल। प्राइवेट स्कूलों के अंदर लूट मची हुई है और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पे बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है। हमने तय किया है 5 साल के अंदर चाहे जितना पैसा खर्चा करना पड़े, सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा का स्तर इतना बेहतर किया जाएगा कि प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों के अंदर किया जाएगा, चाहे कितना भी पैसा खर्चा करना पड़े। और हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 साल में ऐसा वक्त आएगा कि मंत्री, बड़े बड़े अफसर, अमीर लोग, ये लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने में फख्र महसूस करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। दोस्तों, सब लोग एक साथ पढ़ेंगे बैठ के, प्राइवेट स्कूल बंद नहीं करेंगे, लेकिन सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा कर देंगे कि आपको अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने की जरूरत ही नहीं है। 5 साल में ऐसा कर देंगे भाई साहब, दिल्ली के अंदर कोई बच्चा पैदा होगा, उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। उसको एडमिशन नहीं मिले मेरे पास ले आना, मैं एडमिशन दिलाऊंगा उसको।
मुख्यमंत्री के घर पे ले आना, मैं उसको एडमिशन दिलाऊंगा और उसकी पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी मैं लूंगा। दोस्तों 12वीं क्लास तक शिक्षा फ्री रहेगी। 12वीं के बाद आज अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने के लिए जाता है जी कॉलेज के अंदर, 95% नंबर भी होते हैं तो भी एडमिशन नहीं मिलता। गलत तो नहीं कह रहा, यहाँ कई बच्चे खड़े, 95% में भी एडमिशन नहीं मिलता। 95% नंबर कम नहीं होते भाई साहब, हमारे बच्चे खूब मेहनत करते हैं तब 95% आते हैं। क्यों नहीं होता? क्योंकि पिछले 20 साल में दिल्ली में एक भी नया कॉलेज नहीं खोला गया। जनसंख्या बढ़ गई, बच्चे बढ़ गए, कॉलेज खोले नहीं इन्होंने, तो नेचुरली जनता बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे। आम आदमी पार्टी ने तय किया अगले 5 साल के अंदर दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोले जाएंगे, और मैं एस्टिमेट लगा रहा था कि अगर 70% नंबर किसी बच्चे के आएंगे और वो पढ़ना चाहता है तो उसको आराम से एडमिशन मिलना चाहिए कॉलेज के अंदर। आज सरकारी कॉलेजों में भी पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है जी। मैं IIT खड़गपुर में पढ़ा, मेरे जमाने में शिक्षा में काफी सब्सिडी देती थी सरकार। मेरी ट्यूशन फीस 32 रुपए महीने हुआ करती थी। अब मेरी बेटी IIT दिल्ली में गई है, उसके 6 महीने के 50,000 रुपए जमा कराए हैं हम लोगों ने, तो 1 साल के 1 लाख रुपए हो गए। एक गरीब आदमी तो नहीं दे सकता 1 लाख रुपए। एक गरीब आदमी बेचारा कैसे अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराएगा? एक गरीब आदमी बेचारा कैसे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएगा? कैसे अपने बच्चे को वकील बनाएगा? तो हमने तय किया 12वीं क्लास के बाद बच्चों को अपने पेरेंट्स के ऊपर नहीं, बच्चों को आत्मनिर्भर करेंगे, अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। बच्चों को शिक्षा का लोन दिलवाएंगे। आज अगर आप लोन लेने के लिए बैंक में जाओ तो बैंक वाले कहते हैं गारंटी दो, जमीन गिरवी रखो, घर गिरवी रखो। कहां से लाएं घर, कहां से लाएं जमीन? नहीं है हमारे पास जमीन, नहीं है हमारे पास घर, हम नहीं गिरवी रखना चाहते। अब बच्चों को हम शिक्षा का लोन दिलवाएंगे, उनके पेरेंट्स को गारंटी देने की जरूरत नहीं है, सरकार सारे बच्चों की गारंटी देगी। सरकार दिल्ली के सारे बच्चों की गारंटी देगी। जैसे ही बच्चा एडमिशन लेने जाएगा, एडमिशन फॉर्म के साथ साथ उसको एक बैंक लोन का भी फॉर्म मिलेगा। वो बस फॉर्म भरेगा, उससे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। फॉर्म भरते ही उसकी फीस जो है वो सीधे बैंक से कॉलेज को मिल जाया करेगी। जब वो पढ़ के निकलेगा, पढ़ के निकलने के बाद जब उसकी नौकरी लगेगी तो वो बैंक का लोन वापस कर सकता है। और अगर उसको नौकरी नहीं मिलती, उसको रोजगार नहीं मिलता और वो बैंक का लोन वापस नहीं कर सकता, तो सरकार उसका लोन वापस करेगी। उसके माँ बाप को उसका लोन वापस करने की जरूरत नहीं है। मैंने हिसाब लगाया भाई साहब, अगर कुछ बच्चे अपना लोन वापस नहीं कर पाए तो साल में 500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे बस। अगर 500 करोड़ रुपए में मेरे दिल्ली के सारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, एक मुख्यमंत्री को और क्या चाहिए? आप सोच के देखो, एक रिक्शा वाले का बच्चा, एक अमीर आदमी का बच्चा, एक गरीब आदमी का बच्चा, एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा, सारे बच्चे अच्छी शिक्षा लेने का सपना देख सकते हैं। उसके बाद ये तो बच्चों को भी चिंता रहती है, मेरे माँ बाप फीस कहाँ से भरेंगे, मेरे बाप पैसे कहाँ से लाएंगे। अब बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 12वीं क्लास के बाद हम अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे। दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्लान बना रहे हैं, हमने एक बहुत बड़ी टीम बनाई है जो दिल्ली के लिए अलग अलग सेक्टर्स में बिजली में कैसे क्या क्या किया जा सकता है। बिजली के ऊपर भी बहुत बड़ा प्लान बन रहा है। सोलर एनर्जी को जर्मनी के अंदर, जर्मनी इतना ठंडा देश है भाई साहब, वहां तो सूरज उगता भी नहीं है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, जर्मनी में 40% बिजली उनकी सोलर एनर्जी से आती है। हमारे यहाँ तो धूप ही धूप होती है दिल्ली में, फिर भी 1% एनर्जी भी हमारी सोलर एनर्जी से नहीं आती। हम ऐसा स्कीम बनाएंगे कि हर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सोलर एनर्जी से अपनी एनर्जी लेगी, अपनी बिजली बनाएगी, और जितनी बिजली ज्यादा होगी वो बिजली वो सरकार को बेच सकती है, सरकार उनसे बिजली खरीदना चालू कर देगी। इस तरह के बहुत सारे प्लान बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये प्लान तो तब होंगे ना जब जीतेंगे। नहीं जी, गलत तो नहीं, पहले तो जीतेंगे तभी तो होंगे सारा कुछ। वो जिताना आपका काम है जी। आप जिताओगे तो ये सारे, आपकी महिलाओं की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, आपके बच्चों की शिक्षा मेरी जिम्मेदारी, आपके बिजली के बिल कम करना मेरी जिम्मेदारी, आपकी महंगाई कम करना, रिश्वतखोरी बंद करना मेरी जिम्मेदारी। लेकिन हम लोगों को जिताना आप लोगों की जिम्मेदारी। हमारे पास पैसा नहीं